ठीक है चल, ये चालू करते हैं। कंपोजिशन ऑफ 2 SHM, 2 SHM है। अब हम उनको कंबाइन करेंगे। तो बताया था ना एक एग्जांपल कि यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहे हैं, फिर उसको सामने से भी थोड़ा पुश दे दिया इस तरीके से, है ना। तो ऐसा भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है। या फिर ऑलरेडी ये यहाँ पे था, जब यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे आया तब मैंने उसको वापस ऐसा एक फोर्स दे दिया, एक और F2। तो उससे क्या होगा, पहले वो यहाँ तक जा रहा था, अब वो यहाँ तक जाएगा, बढ़ गया ना। तो पहले जो फोर्स दिया था मैंने, उसके कारण यहाँ मान ले फोर्स दिया था पहले, तो F1 के कारण एक एम्पलीट्यूड था, बाद में F2 के कारण भी एक और एम्पलीट्यूड आ गया। इसको A1 मान ले, इसको A2 मान ले, है ना। तो ऐसी कुछ कहानी होगी, लेट्स सी। तो पहले तो ऐसा बता रहे दो पेंडुलम साथ में, क्या, दो पेंडुलम ही साथ में चल रहा है तो ठीक है, एक SHM होना है, दूसरा भी हो गया, और क्या। एक के कारण कोई डिस्प्लेसमेंट है, दूसरे कारण भी हो गया। SHM क्या होता है, जब एक रिस्टोरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो, डिस्प्लेसमेंट के। ऑलरेडी बहुत बार पढ़ लिया ये तो, दूसरा वाला भी पढ़ लिया, एक्सीलरेशन वाला। अगर कोई पार्टिकल में मान लो 2 सेपरेट फोर्स लगे और ईच ऑफ देम SHM करवा रहा है, तो रिजल्टेंट जो मोशन होगा वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा 2 SHM का। मतलब एक फोर्स लग रहा है F1, उसके कारण कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x1, एक और फोर्स लग रहा है F2, उसके कारण मान लो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x2। तो एक्चुअल में दोनों SHM, दोनों फोर्स के कारण कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। अभी किस तरीके से कंबाइन होते हैं, लेट्स सी। R1 क्या दिखा रहा है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, जब F1 फोर्स लग रहा है। ऐसे R2 क्या दिखा रहा है, जब F2 फोर्स लग रहा है। तो न्यूटन्स लॉ लगा दिया। न्यूटन्स लॉ कुछ अलग नहीं है, अपन जो पढ़ा हुआ है वही, जो दो चीज़ पढ़ी है ना, उसी को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। जाना तो अपन इसी से डिराइव करते थे, F=ma लिखते थे, फिर ये यहाँ पे डाल देते थे, फिर आगे सॉल्व करते थे। तो वही सेम चीज़ कर रहे हैं। तो F1 के लिए पहली इक्वेशन आ गई, क्योंकि R डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। F2 कारण ये वाली इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन क्यों लिखी है, क्योंकि हमारे पास F1 है और R1 है। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, हमें तो बस ये पता है भाई, F=, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो कुछ नहीं, एक्सेलरेशन को R1 में कैसे लिखें, हमें तो यही पता है फिर, d2x2/dt2, d2x/dt2, यही पता है ना, वही लिख दिया, और क्या, कुछ अलग बात नहीं है। अब बात हो रही कि अगर दोनों फोर्स एक साथ लग रहे हैं, दोनों फोर्स एक साथ लग रहे हैं तो ठीक है, F1 के कारण ये पार्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, F2 के कारण ऐसा कुछ हो रहा है, दोनों को ऐड कर दिया तो ये पार्ट ऐड हुआ इस तरीके से। इसको हमने क्या मान लिया कि यही हमारा नेट रिजल्टेंट है, जिसको मान लिया हमने R वेक्टर। तो एक्चुअल में पोजीशन इतना डिस्प्लेस हो रहा होगा, तो इतना डिस्प्लेस हो रहा है, इसका मतलब ये किन का सम है, वेक्टर सम दे रहा है हमें। इसका मतलब डायरेक्शन से भी समझ आ गया,
मान लो एक पार्टिकल ऐसा हो रहा है, एक पार्टिकल ऐसा हो रहा है 90 डिग्री, एक पार्टिकल ऐसा, एक पार्टिकल ऐसा, एक डिस्प्लेसमेंट ऐसा, एक डिस्प्लेसमेंट ऐसा, तो एक्चुअल में ऐसा डिस्प्लेसमेंट होगा। बट ये पेंडुलम में कैसे दिखेगा? इतना दिमाग नहीं लगाना पेंडुलम में, क्यों उतना कॉम्प्लिकेटेड सोचना है, सिंपल सी बात है, वेक्टर सम करना है, सोचने में कुछ नहीं है। ये ऐसा हो जा रहा है, एक मोशन ऐसे हो रहा है, एक मोशन ये क्रॉस और डॉट वाला हो रहा है, एक ऐसा हो रहा है, दोनों फोर्स दे दिया तो एक्चुअल में ऐसा ऐसा घूमेगा। अब 3D में उतना दिमाग क्यों लगाए हम, हमारा तो इससे आ रहा है ना वेक्टर सम से। तुम्हारी ये चीज़ हो गई, एक्चुअल में क्या कहाँ पे होगा, उसका पोजीशन क्या होगा, ये होगी उसकी पोजीशन। अभी एग्जांपल देखेंगे तो को क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और इसका भी और इजी वे देखेंगे हम निकालने का, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा। अरे वेलोसिटी, पोजीशन से वेलोसिटी डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो आ गया। अब बोले कि अगर ये चीज़ें t=0 पे हो रही हैं, मतलब दोनों चीज़ हम बिल्कुल इनिशियल टाइम पे हमने दोनों फोर्स एक साथ दिया, t=0 बात कहाँ आती थी, ये जानकर हम फेज डिफरेंस देखते थे। मीन पे हाँ मीन पे कहीं फेज डिफरेंस तो नहीं है, अगर दूसरे टाइम पे स्टार्ट कर रहे थे तो वो फेज अलग होता था, है ना, तो वही बात है। तो दो फोर्सेस हैं, इस पोजीशन एट एनी इंस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वही वाला रिजल्ट, assume that only force F1 acts the position R1, उस इंस्टेंट पे assume that only F2 acts, एक्चुअल पोजीशन विल बी वेक्टर सम। कुछ अलग से कुछ नहीं दिया है, वही है, फाइनल पोजीशन क्या होगी, R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। अब कुछ नहीं, वही इक्वेशन लगा देंगे अपन जो पढ़ी है, सेम डायरेक्शन में ऑलरेडी, मतलब इस तरीके से हो रहा था, और मैं बताया ना F1 दिया था, फिर बाद में इसी डायरेक्शन में F2 दे दिया। ये समझ ले जैसे कोई झूला झूल रहा है, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस आया, और जब वो यहाँ पे है वापस से एक और F2 दे दिया, तो क्या होगा, वो और ऊपर जाएगा, पहले यहाँ तक जा रहा था और फिर और ऊपर जाएगा, ऐसे आएगा वापस, अरे आजा भाई, ऐसा है ना। तो सेम डायरेक्शन में अगर दे रहे हैं हम तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, वही अब इससे दिख जाएगा, ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया, SHM की इक्वेशन, x1 इतना होगा, x2 हमने ये मान लिया कि जब इतने फेस पे था तब हमने उसको फोर्स दिया। अरे पार्टिकल यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि मीन पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है, कौन से मूवमेंट पे हम फोर्स दे रहे हैं उस हिसाब से ये होगा, है ना। मतलब इसके लिए t=0 कौन सा है, इसके लिए तो कौन सा होगा, t=0 मीन होगा। अब ये इसके लिए कौन सा है मीन, ओ सॉरी, इसके लिए t=0 कौन सा है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे था जब हम फोर्स दे रहे हैं, उस हिसाब से इसका होगा। मान ले अभी जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल बताया कि वो यहाँ से आगे गया फिर पीछे आया, तो अगर मैं ये इस पोजीशन पे फोर्स दे रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाता था तो π/2, यहाँ से यहाँ जाता था तो पाई, यहाँ आ जाता 3π/2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3π/2, या फिर -π/2 भी बोल सकते हैं। तो किस पोजीशन पे हम दे रहे हैं, डायरेक्शन हमने x डायरेक्शन में माना है, मतलब एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा टॉपिक यही था कि हम एक डायरेक्शन में निकाल रहे हैं।
इतने में इतना डिफर कर रहा है उसका, तो फाइनल जो पोजीशन होगी उसकी ये हो जाएगी। एक्चुअली हमने पढ़ा क्या है कि वेक्टर सम होगा, यहाँ पे वेक्टर सम क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, इसलिए हम सीधे ऐड कर सकते हैं, है ना, तो वेक्टर हटा भी सकते हैं मतलब। तो ठीक है, x1 ये लिख दिया, x2 ये लिख दिया, फिर यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया और उसको ओपन कर दिया, तो ये तो एज इट इज़ ऐसे का ऐसा आ गया, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया साइन a प्लस बी लगा के। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बोल फटाक से। sin a cos b cos a sin। ठीक है चलो, अच्छी बात है। अब इसमें देख हमें क्या दिख रहा है कि साइन ओमेगा टी वाला ये है, साइन ओमेगा टी वाला ये है, इसमें क्या है कॉस ओमेगा टी है, तो हमने क्या किया साइन ओमेगा टी वाला अलग कर लिया, कॉस ओमेगा टी वाला अलग कर लिया। क्योंकि अभी समझ में आएगा, देखो हमने उसको एक नए फॉर्म में कर दिया, एक इजी फॉर्मेट में। बाकी जो बचा था वो कांस्टेंट था, इधर भी कांस्टेंट था, कैसे देख लेते हैं। ये देखो पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, टी का इसका कंपोनेंट ही नहीं इसमें, तो टाइम के साथ कुछ वेरी नहीं करेगा, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। तो ठीक है, हमने उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद में इसको हमें फाइनल जो है इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं हम, देखो हम फाइनली इसको, कहाँ गया यार, ये फॉर्म में ला रहे हैं, इस फॉर्म में लाना है, मतलब SHM दिखाना है। तो SHM अगर हमें दिखाना है तो हम कुछ तो मतलब जो ये साइन है और कॉस है, इस तरीके का हम कुछ फॉर्मूला बना रहे हैं, मतलब याद करने का कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, बस ऐसे ही देखने के लिए। तो इसको यहाँ पे रूट से डिवाइड किया, इसको इधर से रूट से डिवाइड किया, मतलब ये चीज़ मल्टीप्लाई करी, ये चीज़ डिवाइड कर दी पूरे में। अभी ये एक चीज़ आ गई, एक ये चीज़ आ गई, तो पुरानी वाली इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमने यहाँ पे C किसको माना है और D किसको माना है। C हमने इसको माना था और D हमने ये वाले कांस्टेंट वैल्यूज़ को माना था, ठीक है। अच्छा, उससे फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, इसका साइन स्क्वायर बना दिया, इसका कॉस स्क्वायर बना दिया, मतलब ये कुछ भी एंगल मान लिया हमने, तो एक ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो अच्छा। अब देखिए यहाँ पे मतलब साइन, सी वाला कौन सा है, सी वाला कॉस है, तो साइन इंटू कॉस हो जाएगा और इधर पे कॉस इंटू एक साइन की वैल्यू आएगी, तो वही साइन थीटा का साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, है ना। ये कुछ याद नहीं करना है इसलिए इतना ध्यान मत दे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, ये इस फॉर्म में आ जाएगा फाइनली, ठीक है, जिसमें ए की वैल्यू ये है सी प्लस डी स्क्वायर। इसका कुछ यूज़ है नहीं है, ए को इस तरीके से लिखा, ये एक्सपेंड कर दिया। अब मेन काम का अपना क्या है, ये इसको याद करना है, नहीं इसको याद नहीं करना है, काम का है, हाँ बहुत काम का है, तो फिर ऐसा क्यों याद क्यों नहीं करना, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया वेक्टर सम, और वेक्टर सम यही होता है, इसलिए याद नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी याद है ये। हाँ, मेरे को जब ये टैन देखा ना मैंने, तो मुझे तभी समझ आ गया था कि हाँ कुछ वेक्टर से फॉर्मूला मैच कर रहा है। हाँ ठीक है ना। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, आर वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। तो अगर ये R1 वेक्टर है और एक ये R2 वेक्टर है, तो इनका जो ये वाला अपन ने सम पढ़ा था,
इस तरीके से ट्राइंगल सम पैलोग्राम सम व्हाटएवर यू कैन से। तो इसका यही होता था, इनके बीच का जो एंगल है ना, तो इसका मतलब मेरा क्या आया कि मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो होगा इसके बराबर। इसमें कि ए क्या है मेरा, ए मेरा ये है वेक्टर सम, उसका मैग्नीट्यूड क्या है वेक्टर सम, है ना। वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड यही होता है ना, और उनके बीच का एंगल क्या होता है, वो ये होता है। तो वही चीज़ लिख दी। ठीक है, इसका सबसे सिंपल फॉर्म, जब दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब फर्स्ट वाला फोर्स मीन पोजीशन पे लगाया, फिर सेकंड वाला फोर्स भी मैंने मीन पोजीशन पे लगा दिया, तो इससे डेल मेरा ज़ीरो हो जाएगा। डेल ज़ीरो तो सीधे सीधे मेरा आंसर आना चाहिए A1 + A2, x1 + x2, कोई डिफरेंस ही नहीं उनमें। एक के कारण जितना मैग्नीट्यूड, दूसरे कारण जितना मैग्नीट्यूड, मतलब सॉरी डिस्प्लेसमेंट, वही दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, वेक्टर सम वाले फॉर्मूले में करके देख लो, यहाँ पे इसको ज़ीरो रख दो, तो cos 0 हो जाएगा 1, तो A² + B² + 2AB, A + B का होल स्क्वायर, तो बस रूट के अंदर से A + B बाहर आ जाएगा। अगर दोनों बिल्कुल अपोजिट फेज में हो, मीन पोजीशन पे पहला लगाया, दूसरा जब वापस इस तरफ जा रहा है, उस टाइम में तुमने फोर्स इस तरफ लगाया, पाई कब होता है फेज डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक जाता π/2 होता है, वापस आता तो पाई होता है। अब इस मूवमेंट पे जब वो इस तरफ जा रहा है, तब मैं फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ, तो अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के लगा दिया तो वहीं रुक जाएगा वो। लेकिन अगर ज़्यादा लगाया कम लगाया तो डिपेंड करेगा कौन सा साइड का फोर्स ज़्यादा था। ठीक है, तो वही अपन को क्यों दिमाग लगाना है, अपन ने तो वेक्टर निकाल लिया ना, उसका यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे cos पाई पहली बात तो कितना हो जाएगा -1, तो A - B का होल स्क्वायर, A - B, या फिर आंसर ये होगा या फिर ये होगा, डिपेंड अपॉन कौन सा ज़्यादा है। अगर x1 वाला मतलब F1 ज़्यादा है F2 से, तो मेरा x1 - x2 आएगा, और नहीं तो उल्टा। ठीक है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये मॉड लगा लो, दोनों बराबर हो जाएंगे तो रिजल्ट एम्पलीट्यूड 0 हो गया, ऑलरेडी पता है ये पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करेगा। हाँ सीधी बात है, रुक जाएगा। और कोई वैल्यू अगर इन दोनों के बीच में है तो मेरा एम्पलीट्यूड इसके और इसके बीच में आएगा। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू मेरी ये हो रही है और मिनिमम वैल्यू ये हो रही है, तो उनके बीच में ही आएगा। क्या तो देखो मीन पोजीशन पे उसको धक्का दिया और दोनों के डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड जुड़ गए, और नहीं तो एकदम कम कर दो तो बाकी वैल्यूज़ क्या होगी, इनके बीच की रहेंगी। F1 फोर्स और F2 फोर्स के कारण मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना पॉसिबल है, ठीक है। फाइंड द एम्पलीट्यूड, अगर ये दो मोशन है तो उनका एम्पलीट्यूड निकालो। इसका एम्पलीट्यूड ये है, इसका ये है, ये एक ये है, ये है, दोनों के मतलब ये मैक्सिमम वाला समझ आ गया, ये बिल्कुल सोचो, बट वो A1 -
C2 वाला जोर से बोल। मुझे वो A1 का C2 वाला समझ आता है, बट ये A1 माइनस A2 वाला तो उसमें मिनिमम जो होता है। मिनिमम एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर वापस इधर आ रहा है। अब इसको अगर तू दूसरा फोर्स दे रही है तो इसको या तो फोर्स वो उसको बढ़ाएगा या तो वो उसको कम करेगा। तो कम कितना कर सकता है, मैक्सिमम कितना कम कर सकता है? 0 ही हो सकता है। 0 कर सकता है। लेकिन अगर मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगा दिया मैंने तो क्या होगा? उस डायरेक्शन में होता है। तब नेगेटिव आएगा ना आंसर, नेगेटिव आएगा। बट हमें एक्चुअली एम्पलीट्यूड चाहिए था, एम्पलीट्यूड आएगा लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, और एम्पलीट्यूड तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो हम दिखा रहे हैं बस। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, एक SHM ये हो रहा है, दूसरा SHM ये हो रहा है, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस ये है, और एम्पलीट्यूड निकालना है। तो एम्पलीट्यूड अपन सीख लिया निकालना, वही वेक्टर सम A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा। तो सिंपल है, वो तो वैल्यू डालेंगे फटाक से, कॉस डेल की जगह पाई/3 रख देंगे। बाकी तो आराम से है ना, कुछ सिंपल है, कुछ है नहीं उसमें। अभी पूरी कहानी पढ़ ली, फालतू के डेरिवेशन पढ़े जो कोई काम का नहीं थे। फाइनली कहाँ पे आ गए हम? वेक्टर मेथड, जो कि मेन यही काम का है, वेरी यूजफुल मेथड। पुराने वाले सब फालतू हैं, है ना। तो वही है, अब बस A1 A2 लिख दिया उसको, और कुछ है नहीं। ये R1 है, ये R2 है, ट्राइंगल लॉ से लगा दिया, वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये अपन ने पढ़ा ही है यार, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ये A2 का ये कितना हो जाता है, A2 का कॉस डेल्टा, ये कितना हो जाता है A2 का साइन डेल्टा। तो ये जो होगा फिर ये, और ये नीचे वाला पूरा कितना हो जाएगा, A1 प्लस दिस, है ना। और उसका एंगल अगर मुझे निकालना हो तो कितना होगा, इसकी tan वैल्यू, तो tan वैल्यू हो जाएगी P/B। P ये है, B ये है, ऐसे ही है ना। tan की वैल्यू कहाँ गई, यही तो है। और सम क्या होगा, इसका सम प्लस इसका सम, स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, तो वही A2 यहाँ पे, A2 यहाँ पे, तो सम करके मतलब अल्टीमेटली हो जाएगा। ऑलरेडी याद है ना वो, √/1 A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा। हाँ, मतलब वही याद है, कुछ अलग से याद नहीं करना, इसलिए मैंने बोला इम्पोर्टेंट है बट याद नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी याद है ना। ये लिख दिया हमने, ये वाला भी ऑलरेडी याद है। ये अगर याद नहीं भी है तो समझ नहीं, वो फटाक से रिकॉर्ड हो जाता है, इतना कुछ टाइम नहीं लगता। ये दोनों के बीच का एंगल होता है, तो एक वेक्टर इस तरीके से बनाओ, एक वेक्टर इस तरीके से बनाओ, और ऐसा वो बनेगा, फिर ये ऐसा बन जाएगा। दोनों के बीच का एंगल ये है तो वो ये हो जाएगा, तो फटाक से साइन थीटा कॉस थीटा करो, ख़त्म हो जाती कहानी, है ना। तो ये तो मतलब ऐसा याद नहीं है तो भी फटाक से बन जाता है, मतलब विदिन सेकेंड्स। ठीक है, अब बोले अगर 3 वेक्टर होंगे तो बोले कोई नई बात है, हमने खूब वेक्टर सॉल्व कर लिए। 1 वेक्टर 2 वेक्टर, ठीक है, इनका सम ये आ जान दो। तो ये वेक्टर जो ये नया वाला जो आएगा मतलब, और फिर ये वाला, ये 2 वेक्टर को मानो, फिर तीसरा वेक्टर आ जाएगा, है ना। बोले ये बच्चे वाले खेल बहुत खेले,
कुछ नया बताओ। अब बोलेंगे अगर दो SHM परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, जो मैंने बताया, एक ऐसे जा रहा है और एक बिल्कुल उसके ऐसा, एक ऐसा वाला और एक बिल्कुल क्रॉस और डॉट वाला। अगर ऐसा हो रहा तो क्या? ठीक है भाई, ऐसा कर लो, क्या प्रॉब्लम है। एक इक्वेशन ये हो गई, एक x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, दूसरा y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। क्या z में? हाँ मतलब इन लोग ने इस तरीके से मान लिया, ये x मान लिया और इस तरीके से y मान लिया। अरे एक्सिस मतलब वो मान लिया, क्या तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ ऐसा एक्सिस मान लिया अपन ने। क्या कुछ काम वाम है क्या? अरे नहीं, वो नीचे उस दिन भजन चल रहे थे ना, तब उनका जैसे डेली का हो गया है, हमेशा आता है और वो 2-2 बजे तक चलते हैं। रात को फिर दिक्कत होती है ना, पापा को जल्दी उठना रहता है सुबह और फिर सो नहीं पाते हैं। तो आज लाइट नहीं जलाई पापा ने, बट हमने फिर भी चालू कर दिया। बोल दो एक बार, और क्या रिक्वेस्ट कर दो। अरे बोला, 2 बार बोला, मतलब क्या कर सकते, अब बोल भी नहीं सकते, भगवान के भजन चल रहा है तो। ऊपर से पानी फेंक दो, फिर भी नहीं सुने तो गोबर फेंक दो। ये नहीं आ रहा। तो बोल देना भगवान आपसे प्रसन्न हो गए, देखो आपको गौ माता का प्रसाद दे रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? सच में। नहीं मतलब थोड़ा जल्दी स्टार्ट करो, 9-10 बजे खत्म करो, रात के 2-3 बजे तक सोचो। नहीं तो सुबह जाके इनको उठाया करना, सुबह 5 बजे जाके इनको उठाया करिए। वो उठ जाते हैं? हाँ। फिर तो भगवान की लीला अपरंपार है। वही तो इतनी मैं सोचती हूँ। इतनी क्या शक्ति आ गई यार, 2 बजे सो रहे 5 बजे उठ रहे। जिंदगी खत्म है फिर इनकी, बाबा बन चुके हैं, कुछ नहीं हो सकता इनका, नींद नहीं आती इनको। सच में दिक्कत होती है बहुत। फिर डांटो और क्या, वही ऑप्शन बचता है। कितने लोग हैं? 10 चालू करते हैं, 9-10 होते होते 20 हो जाते हैं। अरे बाप रे। और वो भी ऐसे मतलब जो लेबर होती है ना, काम वाम करती, वो लोग हैं। तो एक आध बार पुलिस बुला लें और क्या। अरे पर मतलब अच्छा भी लगता है ना कि भगवान के भजन चल रहा है तो गायत्री। नहीं तो ये थोड़ी कोई मतलब रही रात में अल्लाह करते रहो। और मुझे लगता है। मतलब 2-3 बार तो पापा ने बोला ही नहीं था कुछ कि ठीक है करने दो, बट फिर डेली का ही हो गया, ऐसे 8-10 दिन में तो समझ भी आता है। एक काम करना, उनको कल जाके ना जे एडवांस के क्वेश्चन देना है, कहना आप खाली बैठे रहते हो, मुझे ये सॉल्व करवा दिया करो 2 बजे तक, इससे ज़्यादा पुण्य और कभी नहीं देगा भगवान। सही बोला। कहने एक ही क्वेश्चन ही बता दो, एक रात में काफ़ी है। फिर 2 क्या 3-4 बज जाएंगे आराम से। फुल टाइम पास होगा। अरे मतलब रात में भी बहुत एनर्जी से गाते हैं, अचानक से इतनी एनर्जी आ जाती है, मतलब इंसान, अपन लोग सो रहे होते हैं और अचानक से ऐसी आवाज़ें सुनो तो डर भी जाते हैं ना पूरा। मैं तो डर जाती हूँ। हो गई है। ठीक है चल। तो एक एक्स डायरेक्शन में हो रहा है SHM और एक दूसरा वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है।
कॉम्बिनेशन क्या होगा SHM का? डेफिनेटली 2 डायमेंशनल में होगा। ये बोल रहे हैं कि एलिप्स फॉर्म करेगा। और उसका इक्वेशन कैसे निकाली? टी को एलिमिनेट करके, इस दोनों इक्वेशन से। क्योंकि टी टाइम में क्या हो रहा है, दोनों एक ही पोजीशन में, इन दोनों में क्या चीज़ इक्वल है? टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में दोनों की पोजीशन एक ही है, तो हम टी को एलिमिनेट कर रहे हैं, उससे इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो जब टी को एलिमिनेट किया तो जो इक्वेशन आती है वो ऐसे कुछ एलिप्टिकल फॉर्म में ही आती है। ये इतना फालतू डेरिवेशन कुछ काम का नहीं, इसलिए मैं इसको इग्नोर ही मार रहा हूँ। साइन सॉल्व कर पूरा के एक्स इस तरीके से आएगा, वाई इस तरीके से आएगा, इस तरह कुछ एलिप्टिकल फॉर्म होगा। तो बस इतना ध्यान रखना, जब ऐसा कुछ होगा तो एक एलिप्स टाइप का बनेगा। नहीं माने तो ऐसे धागा लटकाना, पहले उसको एक्स वाई करना, और फिर जब इधर उधर घूम रहा हो तो मेन पोजीशन पे ऐसे धक्का दे देना। तब देखना मैं ऐसे 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 एलिप्टिकल फॉर्म का चक्कर लगाएगा। मतलब पहले पार्टिकल ऐसे कर रहा था और फिर तूने धक्का दिया ऐसे ऐसे वाला, तो वो एक्चुअल में ऐसे ऐसे घूमेगा फिर, है ना? तो वही है, बस एक बार अपन ने ऐसे देख लिया कि अच्छा हाँ ऐसा होता है। अरे नहीं, झूले में देखा नहीं। अच्छा, तो छोटी ना, तो मेरे को अभी क्लिक हुआ। हम झूला ऐसे ऐसे झुलाते थे, पर 2-3 बच्चे होते शैतानी करने आते थे, तो ऐसे धक्का देते थे, तब ऐसे गोल गोल घूमता था, तो मेरे को अभी क्लिक हुआ। तो इसमें देख ये बता रहे हैं एलिप्स में भी जो x का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जो x वाली इक्वेशन कौन सी थी मेरी, मैक्सिमम कितना जा रहा था वो a1, y में कितना जा रहा था a2। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में भी जो x है, x वाला, वो मैक्सिमम कितना जाएगा a1, और इस तरफ भी -a1, +a1 और -a1, और ऐसी y में कहाँ तक जाएगा वो, +a2 और -a2, है ना? ये एक देख सकते हैं। स्पेशल केस जब बिल्कुल बीच में ही कर रहे हैं, del 0 है, तो इस केस में सीधी बात है a1 और मेरा a2 दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर नहीं हो जाएंगे, सॉरी, क्या बोलते, सर्कल टाइप का आ जाएगा। बनाएगा हमने, यहाँ सर्कल नहीं हो रहा, स्ट्रेट लाइन आ रही है। When x coordinate reaches its maximum value, तब y भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगा। क्योंकि मेन पोजीशन पे धक्का दिया है, तो जब x अपना मैक्सिमम रीच करेगा तब y भी अपना मैक्सिमम रीच कर रहा है, क्योंकि वापस से मेन पोजीशन पे दोनों मीट करेंगे। ठीक है, जब वो मिनिमम करेगा ऐसे y भी अपनी मिनिमम रीच करेगा। तो इक्वेशन में अगर ये डालें तो सॉल्व हो के आती है, अच्छा सिंपल ऐसी हो गई, ओके। तो फिर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन बन गई। जब मेरा यहाँ से x का मैक्सिमम तब y का मैक्सिमम, x का मैक्सिमम ये आया, y का मैक्सिमम ये आया, y का मिनिमम x का मिनिमम, ओके। When again meeting at position, ठीक है, मतलब उसके डायगोनल मूव करते रहेगा। उसके एम्पलीट्यूड कितना होगा, इतना होगा, वो तो सीधे सीधे फिगर से ही पता लग रहा है। कैसे, अपन को निकालना है ये एम्पलीट्यूड कितना है, तो ये कितना है a1, ये कितना है a2,
तो ये ए कितना हो जाएगा, है ना। अब दोनों जब बिल्कुल अपोजिट फेज में है, तो जब x अपना मैक्सिमम कर रहा है तब y अपना मिनिमम रीच करेगा, अपोजिट फेज में बिल्कुल। जब x मीन पोजीशन से आगे गया फिर पीछे आया, इस पोजीशन में है, तब हम y को इनिशिएट कर रहे हैं। तो इसके बाद x अपना मिनिमम पे जाएगा और y अपना मैक्सिमम पे रीच करेगा, फिर दोनों वापस अपना इसी पॉइंट पे मिलेंगे, है ना। तो मतलब जब x अपना मिनिमम रीच कर रहा है, -a रीच कर रहा है, तब y अपना +a2 रीच कर रहा है मैक्सिमम वाला, है ना। ऐसा हो जाएगा। फिर वो इक्वेशन में डाला होगा तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ गई, है ना। अब ये वाला केस, जब मेरा x इस हाईएस्ट पॉइंट पे अपने +a पे, तब हम पुश कर रहे हैं y के लिए। तो फेज डिफरेंस इतना इक्वेशन में डाला, ये आ गया। फिर यही और ये दोनों में से t को एलिमिनेट करेंगे, वही सेम चीज़ करेंगे। तो कुल मिला के घुमा फिरा के क्या आ रहा है, एक एलिप्स, ये इस टाइप का एलिप्स की इक्वेशन आ गई। और अगर दोनों एक बराबर रख दें इसमें, यही वाली इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, x² + y² = a²। सर्कल बन गया अगर दोनों a बराबर हैं तो। ये इक्वेशन ठीक है। चलो इसके थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं, ये बाद में देखेंगे। डैम्ड ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म है चैप्टर, उतना आता नहीं है। क्या बोल रही, 2 क्वेश्चन है लास्ट में। अच्छा। इसमें ज़्यादा टिपिकल आते नहीं है, मतलब सीधे सीधे ही आते हैं। ठीक है, 2 SHM हो रहे हैं। एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट दिस मच। इस टाइम पे t = 0 पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, वेक्टर सम। क्या, ये सेम क्वेश्चन एग्जांपल में पूछा था। अच्छा ठीक है, उसमें शायद उसमें ए पूछा होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट पे t = 0 पूछ लिया। तो t = 0 पे इसका डिस्प्लेसमेंट हम देख लेंगे कितना है, इसका देख लेंगे कितना है और सॉल्व कर लेंगे, है ना। फिर क्या पूछा है, मैक्सिमम स्पीड पूछा है। मैक्सिमम स्पीड SHM का अपन ध्यान कर कैसे निकालते थे, मीन पे निकालते थे। मीन पे होती थी मैक्सिमम स्पीड, कितनी होती थी, अच्छा ये वाला फॉर्मूला है। आए याद है।
मैक्सिमम स्पीड x इक्वल टू 0 पे, इसको x इक्वल टू 0 रखिए तो कितना आएगा, ये ओमेगा ही आएगा ना, वही किया और कुछ नहीं है। और ये a कहाँ से मिलेगा, मैं यही वाली इक्वेशन से, वेक्टर सम। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे, हाँ डिफ्रेंशिएट कर ले या फिर वो बोल ले, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a पे होता है बस। तो पहला वाला तो सिंपल ही था, इक्वल टू 0 पे x1 निकाला x2 निकाला, दोनों को सम कर दिया। और कुछ पूछा है क्या, तो नहीं पूछा। ये देख, एक पार्टिकल को दो ऐसा जम करवाए सेम डायरेक्शन में, इक्वल एम्पलीट्यूड्स हैं, है ना, इक्वल फ्रिक्वेंसी तो रहती है, तो उसको कोई इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा हम जनरली यही मानते हैं। इक्वल एम्पलीट्यूड है a1 और a2 बराबर है, if the resultant amplitude is equal to the amplitude of individual motion। जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो भी एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोशन के बराबर है, तो फेज डिफरेंस निकालना है कितना होगा इंडिविजुअल मोशन में। तो वही वाला a इज इक्वल टू रूट ओवर a1 प्लस a2 प्लस 2a1 a2 और कॉस डेल्टा, इसको भी a लिखो, इसको भी a लिखो, इसको भी a लिखो, और कॉस डेल्टा निकालना है, बाकी सब a है, सॉल्व हो जाएगा ना। इसको a लिया, इसको a1 को a लिया, a2 को a लिया, ये भी a लिया, और ये निकालना है। फाइनली सॉल्व हो क्या है, ये हो गया है। डबल कॉम्बिनेशन वाले इजी आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। वो अभी इलिप्स सर्कल ये सब पढ़ लिया, बट वो पूछेगा तो सिंपली पूछ लेगा ऐसे कि ऐसा है तो क्या, बाकी ऐसे सॉल्व करने का नहीं आएगा इतना। ठीक है चल, यहीं तो करते हैं। गुड नाइट। अच्छा, इसका नेक्स्ट कौन सा करना है चैप्टर?